नमस्कार दोस्तों, NISM सीरीज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम NISM सीरीज 10A के चैप्टर 18 यानी कि रेगुलेशंस से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार-बार आते हैं। बिल्कुल। वैसे ये 20 क्वेश्चंस तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चन चाहिए होंगे ना? हाँ बिल्कुल, इसीलिए हम nismseries.com पे जाओ। वहाँ हर चैप्टर के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हो। इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है NISM सीरीज एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। चलो अब क्वेश्चंस शुरू करते हैं। एकदम सही। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द प्राइमरी लेजिस्लेशन प्रिवेंटिंग अनडिजायरेबल ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज एंड प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सिक्योरिटीज ट्रेडिंग? ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1, सेबी एक्ट 1992, ऑप्शन 2, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956, ऑप्शन 3, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ऑप्शन 4, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। इसका मतलब यह है कि सिक्योरिटीज में जो गलत ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको रोकने वाला मुख्य कानून कौन सा है? तो सही आंसर क्या होगा? देखो सही आंसर है ऑप्शन 2, SCRA 1956। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसका मुख्य काम ही अनडिजायरेबल ट्रांजैक्शंस को रोकना है। जो ऑप्शन 1 है सेबी एक्ट, वो गलत है क्योंकि वो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। हो, तो मतलब स्टूडेंट्स अक्सर प्रिवेंशन वर्ड देख के सेबी टिक करते हैं ना? वही तो, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। और बाकी ऑप्शन 3 और 4 जो हैं वो तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स और बैंकिंग जैसे चेक वगैरह के लिए हैं, तो वो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। समझ गया। चलो क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। Which regulatory body was established to protect the interests of investors in securities and to regulate the securities market? Option 1, RBI, Option 2, SEBI, Option 3, IRDI, Option 4, PFRDA। यानी इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा के लिए कौन सी संस्था बनी है? ये तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसका सही आंसर ऑप्शन 2 सेबी है। सेबी एक्ट 1992 के तहत ही ये निवेशकों की सुरक्षा के लिए बनी है। राइट। बाकी ऑप्शंस देखो, ऑप्शन 1 में RBI बैंकिंग के लिए है, ऑप्शन 3 IRDI इंश्योरेंस के लिए है, और PFRDA जो ऑप्शन 4 है वो पेंशन के लिए है। तो सिक्योरिटीज मार्केट का बॉस सिर्फ सेबी है। एक तो क्लियर। क्वेश्चन 3 देखते हैं। अंडर द सेबी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रेगुलेशंस, फ्रॉड इंक्लूड्स ऑप्शन 1, एनी एक्ट, omission or concealment committed to induce another person to deal in securities. Option 2, only acts resulting in financial loss. Option 3, only acts committed by market makers. Option 4, accidental errors in reporting. हिंदी में बोलूं तो सेबी के अनुसार फ्रॉड की सही डेफिनेशन क्या है? सही जवाब ऑप्शन 1 है। मैं समझाती हूँ कैसे। हाँ प्लीज। किसी को भी धोखा देकर सिक्योरिटीज में डील करवाना ही फ्रॉड है, चाहे फाइनेंशियल लॉस हुआ हो या नहीं। इसलिए ऑप्शन 2 गलत है। अच्छा, मतलब लॉस होना जरूरी नहीं है? बिल्कुल नहीं, इंटेंट मैटर करता है। और ऑप्शन 3 भी गलत है क्योंकि फ्रॉड कोई भी कर सकता है, सिर्फ मार्केट मेकर्स नहीं। राइट राइट। और ऑप्शन 4 में जो एक्सीडेंटल एरर है वो तो भाई गलती होती है ना, जानबूझकर किया गया धोखा नहीं होता, तो वो फ्रॉड में नहीं आता। समझ आ गया, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अब क्वेश्चन 4 पे आते हैं। What is a connected person or a person having access to unpublished price-sensitive information defined as? Option 1, investment advisor. Option 2, portfolio manager. Option 3, insider. Option 4, market maker. मतलब जिसके पास कंपनी की ऐसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हो जो प्राइस बदल सकती है, उसे क्या कहते हैं? सही जवाब ऑप्शन 3, इनसाइडर है। SEBI के इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस के तहत इसे इनसाइडर ही कहते हैं। बाकी जो ऑप्शंस हैं IA, PM या मार्केट मेकर, ये सब मार्केट के प्रोफेशनल रोल्स हैं। अच्छा। हाँ, मतलब जरूरी नहीं है कि उनके पास कंपनी की कोई सीक्रेट या UPSI डिटेल हो ही। जिसके पास डिटेल है वो इनसाइडर है। सही है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन 5। According to SEBI Investment Advisors Regulations 2013, can an investment advisor receive remuneration from anyone other than the client being advised? Option 1, yes from mutual fund houses. Option 2, yes from brokers as referral fees. Option 3, no, only from the client being advised. Option 4, yes if disclosed. मतलब क्या एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अपने क्लाइंट के अलावा किसी और से पैसे या कमीशन ले सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन 3 है। एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सिर्फ और सिर्फ अपने क्लाइंट से ही फीस ले सकता है। तो मतलब ऑप्शन 1 और 2 पूरी तरह से इलीगल हैं। एकदम। एक रजिस्टर्ड II के लिए म्यूचुअल फंड कमीशन या ब्रोकर से रेफरल लेना अलाउड ही नहीं है। पर ऑप्शन 4 में तो डिस्क्लोजर की बात है, बता कर ले लें तो? नहीं, वो भी गलत है। डिस्क्लोजर देकर भी आप कमीशन नहीं ले सकते। ये एग्जाम टिप याद रखना सब लोग, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचने के लिए ये रूल बहुत ही स्ट्रिक्ट है। बहुत ही बढ़िया पॉइंट। क्वेश्चन 6,
An investment advisor shall maintain a deposit of such sum as specified by SEBI with option 1, a recognized stock exchange, option 2, a scheduled bank marked as lien, option 3, SEBI directly, option 4, any NBFC. यानी IA को अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट कहाँ रखना होता है? सही जवाब ऑप्शन 2 है। जो डिपॉजिट है ना वो एक शेड्यूल्ड बैंक में मार्क्ड एज लीन होना चाहिए। मार्क्ड एज लीन मतलब वो सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था के पक्ष में सुरक्षित होता है। अच्छा, हाँ, सेबी खुद वो पैसे नहीं रखता, इसलिए ऑप्शन 3 गलत है। ना ही स्टॉक एक्सचेंज या किसी एनबीएफसी में ये डिपॉजिट रखा जाता है। क्लियर है। क्वेश्चन 7. What is the validity of the certificate of registration granted to an investment advisor? Option 1, 1 year. Option 2, 3 years. Option 3, 5 years. Option 4, valid till suspended or cancelled. यानी IA का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कितने साल तक वैलिड रहता है? इसका सही जवाब ऑप्शन 4 है। ओह, तो कोई फिक्स टाइम नहीं है? नहीं, एक बार रजिस्ट्रेशन मिल गया तो वो तब तक वैलिड है जब तक सेबी उसे सस्पेंड या कैंसिल ना कर दे। राइट। पहले होता था रिन्यूअल का झंझट, पर अब ऑप्शन 1, 2 और 3 गलत है क्योंकि अब बार-बार रिन्यूअल नहीं करना पड़ता। ये तो काफी कन्वीनियंट हो गया। चलो, क्वेश्चन 8. Can a non-individual investment advisor provide both advisory and distribution services to the same client? Option 1, yes, always. Option 2, no, the same client cannot be offered both services within the group. Option 3, yes, with disclosure. Option 4, only for high net worth clients. हिंदी में कहूं तो क्या एक कॉर्पोरेट IA एक ही क्लाइंट को एडवाइजरी और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रोडक्ट बेचना दोनों सर्विस दे सकता है? सही जवाब है ऑप्शन 2, बिल्कुल नहीं दे सकते। अच्छा, सेम ग्रुप में भी नहीं? नहीं, एक ही ग्रुप के अंदर एक ही क्लाइंट को दोनों सर्विस देना सख्त मना है ताकि एकदम क्लियर सेपरेशन रहे। राइट। बाकी ऑप्शन 1, 3, 4 पूरी तरह से गलत है। चाहे क्लाइंट HNI हो या आप डिस्क्लोजर दो, सेम क्लाइंट को दोनों सर्विस देना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। समझ गया, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए। क्वेश्चन 9 पे बढ़ते हैं। द टर्म इन्वेस्टमेंट एडवाइस इंक्लूड्स फाइनेंशियल प्लानिंग बट एक्सक्लूड्स ऑप्शन 1, एडवाइस ऑन सिक्योरिटीज पोर्टफोलियो, ऑप्शन 2, electronic or broadcasting advice widely available to the public, option 3, written advice to a specific client, option 4, analysis of client financial goals. इनमें से किसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं माना जाता? सही जवाब ऑप्शन 2 है। देखो, अगर आप न्यूज़पेपर, टीवी या यूट्यूब पर कोई जनरल एडवाइस दे रहे हो जो सबके लिए अवेलेबल है, तो उसे रेगुलेटरी भाषा में इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं माना जाता। अच्छा। हाँ, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शंस में जो है ना, पोर्टफोलियो एडवाइस या स्पेसिफिक क्लाइंट को लिखना या गोल्स का एनालिसिस, वो सब पर्सनल एडवाइस हैं, इसलिए वो डेफिनेशन में आते हैं। इंटरेस्टिंग। तो पब्लिक ब्रॉडकास्ट एडवाइस नहीं है। चलो, क्वेश्चन 10. Under PMLA, what is the minimum period for maintaining records of transactions by reporting entities? Option 1, 1 year. Option 2, 3 years. Option 3, 5 years. Option 4, 10 years. PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स कितने साल तक संभाल कर रखने होते हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन 3, 5 इयर्स है। 5 साल। हाँ, क्लाइंट के साथ हुए ट्रांजैक्शन की डेट से 5 साल तक रिकॉर्ड रखना एकदम अनिवार्य है। 1, 3 या 10 इयर्स गलत ऑप्शंस है। अच्छा, इसमें कोई एग्जाम टिप? बिल्कुल। रिकॉर्ड कीपिंग की ज्यादातर क्वेश्चंस का आंसर सेबी या PMLA में 5 इयर्स ही होता है, तो स्टूडेंट्स इसे याद रखने की ट्रिक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो बढ़िया ट्रिक है। वैसे 10 क्वेश्चंस हो गए, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। StemSeries.com पे hundreds of questions हैं, हर चैप्टर के प्रॉपर मॉक टेस्ट के साथ अनलिमिटेड प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। चलो, रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस करते हैं। चलो फिर पार्ट 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन 11. An individual investment advisor whose number of clients exceeds blank must apply for registration as a non-individual investment advisor. Option 1, 50. Option 2, 100. Option 3, 150. Option 4, 300. मतलब एक इंडिविजुअल IA के पास अधिकतम कितने क्लाइंट्स हो सकते हैं जिसके बाद उसे कॉर्पोरेट IA बनना पड़ेगा? सही जवाब ऑप्शन 4, 300 है। अच्छा, लिमिट 300 की है। हाँ, जैसे ही क्लाइंट्स 300 से ज्यादा होते हैं, आपको नॉन इंडिविजुअल मतलब कंपनी या LLP के तौर पर रजिस्टर करना होता है। ऑप्शन 1, 2, 3 गलत है। तो 300 का आंकड़ा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। सही है। क्वेश्चन 12 देखते हैं। Which entity is recognized by SEBI for administration and supervision of investment advisors? Option 1, BSL Administration and Supervision Limited, BSL. Option 2, CDSL Ventures Limited. Option 3, AMFI. Option 4, NSDL Database Management Limited. यानी सेबी ने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की देखरेख का काम किसे सौंपा है? सही जवाब ऑप्शन 1 है, BASL। आजकल सारे IAS का सुपरविजन BSL ही करता है। और बाकी संस्थाएं? जो CDSL और NSDL हैं, ऑप्शन 2 और 4, वो तो डिपॉजिटरीज से जुड़े हैं
और AMFI जो है वो म्यूचुअल फंड्स का एसोसिएशन है, तो उनका IA के सुपरविजन से कोई लेना देना नहीं है। समझ गया। क्वेश्चन 13 पे आते हैं। सेक्शन 12A ऑफ PMLA stipulates mandatory verification of identity of clients undertaking specified transactions by authentication under Option 1 Passport Act, Option 2 Aadhaar Act, Option 3 Companies Act, Option 4 Income Tax Act। PMLA के सेक्शन 12AA के तहत क्लाइंट की आइडेंटिटी वेरीफाई करना किस एक्ट के तहत अनिवार्य है? नहीं, स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस के लिए आधार ऑथेंटिकेशन ही जरूरी है। पासपोर्ट, कंपनीज या इनकम टैक्स एक्ट के तहत ये मैंडेटरी PMLA आइडेंटिटी ऑथेंटिफिकेशन नहीं होता। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 पर। An investment advisor shall not enter into transactions on their own account contrary to their advice for a period of Option 1 7 days, Option 2 15 days, Option 3 30 days, Option 4 6 months। मतलब IA ने क्लाइंट को जो एडवाइस दी है उसके बिल्कुल उल्टा ट्रेड वो खुद के अकाउंट में कितने दिनों तक नहीं कर सकता? इसका सही जवाब ऑप्शन 2 15 डेज है। 15 डेज। हाँ, अगर आपने क्लाइंट को कोई शेयर खरीदने को कहा है तो आप खुद अगले 15 दिन तक उसे बेच नहीं सकते। इसे कॉन्ट्ररी ट्रेड कहते हैं। ओह, ताकि मार्केट मैनिपुलेट ना हो। एकदम सही। ये रूल मार्केट मैनिपुलेशन और फ्रंट रनिंग रोकने के लिए ही है। तो 7 दिन, 30 दिन या 6 महीने वाले ऑप्शंस गलत है। बहुत ही लॉजिकल रूल है। क्वेश्चन 15। According to the Code of Conduct, an investment advisor shall act in a blank capacity towards its clients. Option 1 advisory, Option 2 commercial, Option 3 fiduciary, Option 4 legal. Code of Conduct के अनुसार IA को अपने क्लाइंट्स के साथ किस क्षमता या रिश्ते में काम करना चाहिए? सही जवाब ऑप्शन 3 फिड्यूशरी है। फिड्यूशरी। इससे थोड़ा सिंपल करेंगे। हाँ बिल्कुल। फिड्यूशरी का मतलब है भरोसे का रिश्ता, जहां आप क्लाइंट के फायदे को अपने खुद के फायदे से ऊपर रखते हैं। राइट, मतलब सिर्फ बिजनेस नहीं है। हाँ, सिर्फ एडवाइजरी, कमर्शियल या लीगल रिश्ते इस गहरे भरोसे को डिफाइन नहीं करते हैं, इसलिए बाकी ऑप्शंस गलत हैं। समझ आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। क्वेश्चन 16 पढ़ता हूँ। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट ऑफ लेस देन blank % ऑफ द पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ अ लिस्टेड इंडियन कंपनी। ऑप्शन 1 5, ऑप्शन 2 10, ऑप्शन 3 15, ऑप्शन 4 24। FPI कहलाने के लिए किसी भारतीय कंपनी में इन्वेस्टमेंट की लिमिट कितने प्रतिशत से कम होनी चाहिए? सही जवाब ऑप्शन 2 है 10%। अगर इन्वेस्टमेंट 10% से कम है तो वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी FPI है। और अगर 10% या उससे ज्यादा हो गया तो वो FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बन जाता है। ओह, हाँ, इसलिए 5, 15 या 24 गलत ऑप्शंस है। बाउंड्री लाइन 10% की है। Got it. Question 17. Who can exempt any person from the requirement of registration as an investment advisor? Option 1 SEBI, Option 2 stock exchanges, Option 3 RBI, Option 4 central government. किसी व्यक्ति को IA रजिस्ट्रेशन से छूट देने का अधिकार किसके पास है? सही जवाब ऑप्शन 1 SEBI है। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है। हाँ, क्योंकि SEBI ही रेगुलेशंस बनाता है, इसलिए एग्जेम्पशन देने का पावर भी सिर्फ SEBI के पास है। स्टॉक एक्सचेंज, RBI या सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें दखल नहीं देते। सही है। चलो क्वेश्चन 18. Investment advisors must conduct a yearly audit of compliance. Who can conduct this audit? Option 1 only SEBI officials. Option 2 a member of ICAI, ICSI or ICWAI. Option 3 the principal officer. Option 4 the compliance officer. IA को साल में एक बार अपना compliance audit करवाना होता है। ये कौन कर सकता है? इसका सही जवाब ऑप्शन 2 है। ICAI मतलब CA, ICSI मतलब CS या ICWI का कोई मेंबर। मतलब कोई इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल ही करेगा? बिल्कुल, सेबी के ऑफिशियल्स खुद आकर ईयरली ऑडिट नहीं करते, और जो प्रिंसिपल या कंप्लायंस ऑफिसर हैं वो तो कंपनी के अंदर के लोग हैं ना। हाँ, तो वो करेंगे तो बायस आ जाएगा। वही तो, ऑडिट हमेशा इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल से होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन 3 और 4 गलत हैं। Makes sense. Question 19. Failure to comply with SEBI regulations by an investment advisor attracts a penalty of not less than rupees 1 lakh, but up to Option 1 10 lakh, Option 2 50 lakh, Option 3 1 crore, Option 4 25 crore. अगर IA सेबी के नियम तोड़ता है तो मिनिमम 1 लाख की पेनल्टी है, पर मैक्सिमम पेनल्टी कितनी हो सकती है? सही जवाब ऑप्शन 3 है 1 करोड़ रुपए। बाप रे, 1 करोड़? हाँ, पेनल्टी 1 लाख से शुरू होके मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक जा सकती है। 10 लाख, 50 लाख या 25 करोड़ वाले ऑप्शंस गलत है। ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। स्टूडेंट्स को पेनल्टी अमाउंट्स में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो मेरी टिप यही है कि इसे अच्छे से नोट कर लें। बिल्कुल, नोट कर लें। चलिए, अब आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन 20. Records of investment advice provided, rationale and client communications must be maintained for a minimum of Option 1 3 years,
ऑप्शन 2 5 years, ऑप्शन 3 8 years, ऑप्शन 4 10 years। आईएए ने जो एडवाइस दी है उसका कारण और क्लाइंट से बातचीत का रिकॉर्ड कितने साल तक रखना अनिवार्य है? इसका सही जवाब ऑप्शन 2 5 years है। अरे ये तो वो ट्रिक वाला क्वेश्चन है। हाँ, जैसा हमने पहले पीएमएलए वाले क्वेश्चन में देखा था, सेबी रेगुलेशंस में भी आईएए के लिए रिकॉर्ड कीपिंग का मिनिमम पीरियड 5 साल ही है। तो ऑप्शन 1, 3 और 4 गलत हैं। तो मतलब 5 साल याद रखना है। तो ये थे हमारे इस चैप्टर से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। काफी डिटेल डिस्कशन हुई, मुझे लगता है स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी। हाँ, लेकिन अब एक्शन लेना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि सब क्लियर हो गया होगा। और अगर सबको और प्रैक्टिस करनी है, जो डेफिनेटली करनी चाहिए, तो nismseries.com पे जाओ। इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है NISM प्रिपरेशन के लिए। सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट्स, सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल। और अगर इस चैप्टर से कोई स्पेसिफिक डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। हम हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर NISM एग्जाम। प्रैक्टिस करते रहो। और दोस्तों, जाते जाते एक चीज सोचिएगा। आज हमने जितने भी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस देखे हैं, 5 साल का रिकॉर्ड कीपिंग, फिड्यूशरी ड्यूटी, ये सब इसलिए हैं ताकि निवेशकों का भरोसा बाजार में बना रहे। सही बात है। पर सोचिए, अगर कल को AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने लगे तो क्या ये सारे रेगुलेशंस AI पर भी वैसे ही लागू होंगे? एक मशीन की फिड्यूशरी ड्यूटी कैसे तय होगी? दिमाग लगाइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में।